हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल रिसार्च शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक अपना नया टॉपिक, जो कि एकीकृत ईवीएस का जो लाभ है उसके बारे में पता करेंगे। एकीकृत ईवीएस यानी इंटीग्रेटेड ईवीएस जो होते हैं, इंटीग्रेटेड ईवीएस जो होंगे उसके बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एकीकृत ईवीएस होता क्या है। एकीकृत ईवीएस होता क्या है? तो एकीकृत ईवीएस मतलब जो भी सब्जेक्ट ईवीएस में शामिल किए गए हैं, साइंस, सोशल साइंस ईवीएस, शारीरिक शिक्षा, जो भी सिविक्स, जो भी ऐड किए गए हैं सब्जेक्ट, उनका क्या लाभ होता है इसको हम इसमें पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। एनकरेजेस डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब गहरी समझ। जब बच्चे को उसके परिवेश से जोड़कर पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे में जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो स्टेबल होगा, काफ़ी समय तक विकसित रहेगा, अस्थायी रूप से रहेगा। और जब उसके अंदर जो भी लर्निंग हुई है वह अस्थायी रूप से रहेगी, तो बच्चा के अंदर काफ़ी समय तक जो भी चीज़ें स्थिर रहेंगी, तो बच्चा उसके बारे में बहुत अधिक जान पाएगा और काफ़ी अच्छे से उसका उपयोग भी कर पाएगा। वही इसमें कहा जा रहा है कि गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है कि बच्चे के माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर एक बारी उसके आसपास से जो रिलेटेड चीज़ हैं उससे रिलेट कराकर अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे में वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और काफ़ी दिनों तक रहता है, बच्चा भूल नहीं पाता है और बच्चे को रटंत प्रणाली से भी छुटकारा मिलता है, या फिर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके देख पाता है। वो भी इसमें गहरी समझ में ही आता है। ठीक है, बच्चे को गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है, यानी उसके गहरे जो भी समझ है उसको और भी डीपर नॉलेज देता है। और ये कैसे दिया जा सकता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़कर पढ़ाया जाए। सेकंड है जिज्ञासा और जांच को बढ़ावा देता है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, बच्चा कहीं भी जा रहा है, क्या, क्यों, कैसे, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या, क्यों, कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, तो जब आप उत्तर उसके बताओ, आंसर जो भी बताओ आप जब उसके, तो वो पहले उसका आप पूर्वानुमान करो। बच्चे से पूछो, आप ये जो चीज़ें पूछ रहे हो इसके बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा, और जब बच्चा बताएगा तो उसके इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड या फिर उससे ही रिलेटेड उसके आसपास के या रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही चीज़ें जोड़कर जब पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे में और भी स्थिरता आएगी और बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा। यानी जो भी जिज्ञासा होगी उसको जब आप बताओगे तो उससे आप जोड़ के बताओ, उसके परिवेश से जोड़ के बताओ, तब उसके अंदर वो जो लर्निंग पॉइंट होगा वो और स्टेबल हो जाएगा। यही वो बता रहा है कि जिज्ञासा और जांच को बढ़ावा देता है। बच्चा क्या, क्यों, कैसे पूछता है, ठीक है, फिर अगर आप उसको बता दोगे या पूछेगा ये क्यों है, ये किस लिए है, ये क्यों ही है, ऐसे क्वेश्चन बच्चा करता है, उसके बाद फिर उसका आंसर उसको मिलेगा, तो बच्चा सेटिस्फाई होगा। लाइफ में आगे अगर वो पॉइंट आएगा या फिर वो भी प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को उसका सोल्यूशन पता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम को रोचक और प्रासंगिक बनाता है। अधिगम को रोचक और प्रासंगिक यानी इंगेजिंग एंड रिलेवेंट बताता है। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस जैसे तीनों सब्जेक्टों को एक साथ मर्ज करके पढ़ाया जाता है, ताकि रटंत प्रणाली से बच्चा दूर हो सके। और बच्चे को जब एक सब्जेक्ट के लिए बोझ नहीं डाला जाता है, एक ही टीचर एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर इतने सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ाता है, तो बच्चा एंजॉय करता है, और एंजॉय करने के साथ साथ बच्चा उसमें अधिक रोचक भी लेता है, क्योंकि इसमें उसके परिवेश से जुड़ी चीज़ें को पढ़ाया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में सहायक। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर ज्ञान को लंबे समय तक
बनाए रखने के लिए, उसको याद ना करना पड़े, जैसे याद रखने में सहायक मिले। पहली चीज़ तो याद रखने में सहायक मिले, वो रोट लर्निंग वाला नहीं बता रहा है कि बच्चा अपने अंडरस्टैंडिंग, याद मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर उसकी बनी रहे, इसके लिए ऐसे पढ़ाया जाए कि मैंने बार बार यही शब्द कह रहा हूँ कि बच्चे के परिवेश से जुड़ी चीज़ या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे बच्चे को आप कहीं भी लेके जा रहे हो, किसी भी मॉल में जा रहे हो या फिर कहीं ले जा रहे हो, वहाँ पुश एंड पुल लिखा है। क्या लिखा है? पुश और पुल लिखा है, ठीक है। तो आप बताइए कि पुश मीन्स होता है, पुश मतलब होता है धकेलना और पुल मतलब होता है खींचना, ठीक है। जब यह बच्चा दोनों चीज़ें जान जाएगा कि पुश का यूज क्या होता है, पुल का यूज क्या होता है, तो बच्चे के अंदर रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, वह कंक्रीट यानी मूर्त चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया। और बच्चा अब कहीं भी जाएगा, किसी भी सिचुएशन में जाएगा, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हो चुका है, तो बच्चा यह चीज़ नहीं भूल पाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय जीवन को जीवन से जोड़ना। फिर बता दूं मैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, बच्चे को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चा उसको अपने रियल लाइफ में भी, अपना रियल लाइफ में भी जोड़ना हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी शिक्षा ईबीएस में दीजिए, बच्चे के इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट से आ रहा है, ऐसा एनसीएफ में बोला गया है, एनसीएफ में बोला गया है कि बच्चे के परिवेश से ही जोड़कर बच्चे को पढ़ाया जाए, ना कि वह जिस भी इन्वायरमेंट्स में आ रहा है, उसकी लैंग्वेज जो भी हो, वो उसको एट इट इज़ जो है स्वीकार करो और उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाओ और अच्छे से उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसमें देखते हैं विद्यालय ज्ञान को जीवन से जोड़ता है, यानी अगर आप क्लास में जोड़ घटाना गुणा जो भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको अपने रियल लाइफ में यूज कर पाए। आप वह जोड़ घटाना किस तरीके से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यह वो बच्चा आप क्लास में जो भी पढ़ा दे रहे हैं, बच्चा वह जाकर अपने वास्तविक जीवन में उसका उपयोग करे। जैसे मैंने बताया कि जोड़ घटाना गुणा भाग वह अपने वास्तविक जीवन में भी करे, ठीक है। आई होप आप सबको यह अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। और कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप तुरंत कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो मैं हमने टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं या फिर आ चुके हैं। तो सीटेट और केबीएस में क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम देख लेते हैं। ईबीएस को अन्य विषयों के साथ एकीकृत क्यों किया जाता है? ईबीएस को अन्य विषय के साथ एकीकृत क्यों किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ताकि बच्चा रोट लर्निंग से दूर हो सके, बच्चे पर बोझ न पड़े, किसी चीज़ का बोझ न पड़े और बच्चा आसानी से सरलता से सीख सके। क्या बच्चे को रोट लर्निंग से दूर करना चाहिए, ठीक है। बच्चे पर बोझ न पड़े, किताबी बोझ न पड़े और उस पर सब्जेक्ट का बोझ न पड़े कि हर एक सब्जेक्ट हर एक टीचर अलग बना रहा है, अलग अलग काम दे रहा है, बच्चा घर पे भी जा रहा है तब भी बिजी है। ये सब चीज़ें ध्यान देकर ईबीएस को एकीकृत किया गया है, ठीक है। वही इसमें बताया गया है कि अधिगम अधिक सार्थक हो सके, बिल्कुल अधिगम अधिक और समग्र और जीवन से जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल सही, कि बच्चा रोट लर्निंग से दूर होगा, ठीक है, वह वास्तविक जीवन से जुड़ी चीज़ें सीखेगा, ठीक है, और वह अपने जीवन से जो भी चीज़ें सीखेगा उसको जोड़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सेकंड जो हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि ईबीएस के एकीकृत दृष्टिकोण में कौन कौन से विषय शामिल है। इसको मैंने पहले ही बता दिया है, कई बार बता दिया है कि इसमें ईबीएस में कौन कौन से शामिल हैं। विज्ञान शामिल है, सामाजिक विज्ञान शामिल है, ठीक है, पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, पर्यावरण के अंदर कौन कौन से आते हैं और स्वास्थ्य में हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जल विषय के एकीकृत शिक्षण का उदाहरण दीजिए। जो मैंने आपको थीम बताई है, जो मैंने आपको 5 थीम बताई थी, उसमें कह रहा है कि जल थीम जो है, जल थीम एकीकृत शिक्षण में एक उदाहरण दीजिए। जैसे इसमें वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर पढ़ाया जाना चाहिए। आप एक टॉपिक ले लो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी आप पॉल्यूशन ले लो, ठीक है, आप पॉल्यूशन ले लो, ठीक, आप पॉल्यूशन ले लो और पॉल्यूशन आप उसमें जो है चाहे वायु प्रदूषण ले लो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण में आप पॉल्यूशन लो, उसके बाद उसमें
आप प्लास्टिक का ले लो, ठीक है, एक उदाहरण ले लो बच्चे को, ठीक है। अब उससे वैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कैसे होता है, मैं बताता हूँ। आप प्लास्टिक पर्यावरण ले लिए, ठीक है। अब प्लास्टिक को जलाया जाता है, उससे जो हवा निकलती है वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। पहला पॉइंट इसको देख लेते हैं, ठीक है। जो इन्वायरमेंट, जो प्लास्टिक को जलाया जाता है उससे जो भी वायु निकलता है वो हानिकारक होता है, उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाती है, ठीक। प्लास्टिक जब पानी में जाता है, ठीक है, वहाँ के जीव जंतु को हानि पहुँचाता है, वो जीव जंतु को भी बहुत हानि पहुँचाता है। पानी दूषित हो जाता है, वो पानी जो भी जिस में यूज में आएगा वहाँ भी बहुत हानियाँ पहुँचेंगी, ठीक है। और वह हमारे इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से वह हानि पहुँचाता है। तो वैज्ञानिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के लिए, तीनों चीज़ों के लिए यह एग्जाम्पल बहुत सटीक बैठेगा कि आप उसको जलाएंगे तो इन्वायरमेंट को क्षति पहुँचेगी, पानी में जा रहा है तभी वह दूषित पहुंचा रहा है, क्योंकि वह जल्दी से गलने वाला नहीं होता है। वह हमें ही नहीं, जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु रहते हैं सबको हानियां पहुंचाता है, ठीक है। होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।